हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंसेस। देखिए क्लास नंबर 154 और आज हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इनहेरिटेंस और सारी की सारी जेनेटिक डिजीज़ वहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहला पार्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स फर्स्ट, और जिसमें हम लोग आज सबसे पहले सीखेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, उनका पैटर्न क्या रहता है ट्रांसमिट होने का, और इन पे जितने भी जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि इसके फादर को ये था, उसके सन को होगा या नहीं होगा, या कितने रेशियो में होगा, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आ रखे हैं और जो इम्पोर्टेंट है, और प्लस उसके अलावा क्या तरीका रहता है उनको सॉल्व करने का, वो तरीका हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करें, इसलिए हमने जो बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल्स थे वो हम लोग आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में जिस डिजीज़ का जिक्र किया गया है उस डिजीज़ के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि वो किस पैटर्न में इनहेरिटेंस शो कर रही है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन बताता हूँ यहाँ पे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने किस तरह से क्लासीफाई किया है। देखिए हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इन दोनों में फ़र्क ये है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में वो सारी डिजीज़ आती है जिन डिजीज़ में केवल और केवल एक सिंगल जीन इन्वॉल्व रहता है, यानी अगर किसी एक सिंगल जीन में चेंजेस आए हैं तो वो डिसऑर्डर्स कहलाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में या तो एक क्रोमोसोम या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहते हैं। तो सिंगल जीन इन्वॉल्व होकर जो डिजीज़ होता है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, और अगर एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स इसमें शामिल हैं तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को फर्दर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, एक ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स, यानी एक ऐसे डिसऑर्डर्स जिनका जो एसोसिएटेड जीन है अगर वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट हो तो वो ऑटोसोमल डिजीज, और अगर सेक्स क्रोमोसोम पे है तो वो सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ऑटोसोम्स क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, ये सब हम लोग बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स में स्टडी किया था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है, तो आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑटोसोमल को भी दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, डोमिनेंट डिसऑर्डर्स और रेसेसिव डिसऑर्डर्स। आपने जेनेटिक्स अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा डोमिनेंट कैरेक्टर्स और रेसेसिव कैरेक्टर्स क्या होता है। अगर कोई डिजीज डोमिनेंट कैरेक्टर की फॉर्म में है तो उसे हम कहेंगे डोमिनेंट डिजीज, और रेसेसिव होगा तो रेसेसिव डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो दो आपको याद रखनी है वो है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी और हंटिंगटन कोरिया डिजीज। रेसेसिव ऑटोसोमल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इस पे बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, जिसमें जो मेन डिसऑर्डर्स है वो है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, फेनिलकीटोन्यूरिया। तो ये सारी डिसऑर्डर्स हैं। अब इनको याद करने के लिए अगर आपको एक निमोनिक चाहिए तो ऊपर आई बटन में आपको एक निमोनिक मिल जाएगा, जिससे आप रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ूंगा मैं सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड पे, तो इसमें अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे एसोसिएटेड हुई तो एक्स लिंक्ड डिजीज, वाई क्रोमोसोम पे एसोसिएटेड हुई तो वाई लिंक्ड डिजीज। एक्स लिंक्ड डिजीज में अगेन दो टाइप हो जाएंगे, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट में हमें जो स्टडी करना है वो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ठीक है, और रेसेसिव एक्स लिंक्ड में अगर हम हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और G6PD यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी डिजीज, ये चार मेन डिजीजेज है जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव के कैटेगरी में आती है। वाई लिंक्ड में केवल आपको एक ही ध्यान रखना है, हाइपर ट्रैकोसिस। इन सब के बारे में डिस्कशंस होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, जरूर देखिएगा उसे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, या तो होगा हेटेरोप्लॉइडी या फिर होगा क्रोमोसोमल एबरेशंस। ये इनके ऊपर सारा डिस्कशन ऑलरेडी हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हेटेरोप्लॉइडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है हेटेरोप्लॉइडी में, जबकि क्रोमोसोमल एबरेशंस में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो अ चेंज इन नंबर कम्स अंडर हेटेरोप्लॉइडी एंड अ चेंज इन स्ट्रक्चर कम्स अंडर क्रोमोसोमल एबरेशंस। हेटेरोप्लॉइडी आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम के जो सेट्स हैं उनको चेंज होता है, उनमें चेंजेस आते हैं, और एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है, या तो एक आधा क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एन्यूप्लॉइडी में जो तीन कंडीशंस हमको डिस्कस करनी है यहाँ पे वो है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, में तीनों एन्यूप्लॉइडी की कैटेगरी में आती है। और क्रोमोसोमल एबरेशंस में जो हम लोग डिजीज स्टडी करेंगे वो है क्राइडोकैट सिंड्रोम और दूसरा क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया या CML। इस पर भी पूरा डिस्कशन हो चुका है, ऊपर आई बटन में आपको सारे लिंक इसके मिल जाएंगे। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का जो हमें स्टडी करना है। इसमें मेन मैं आपको बता दूं, एक तो आपको याद करनी है ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, और एक आपको याद करनी है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, क्योंकि जितने बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इन पे ज़्यादा आएंगे, जिसमें आपको इनहेरिटेंस के बारे में जो क्वेश्चंस है वो इन पे ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा।
चलिए शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले देखूंगा कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स किस तरह से इनहेरिट होंगे। देखो ऑटोसोमल में एक ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा और एक होगा ऑटोसोमल रिसेसिव। ध्यान से सुनना। देखो जब भी हम लोग जब इस तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स पे, तो हम लोग एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम की बात नहीं करते। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया पे, तो आप सीधा क्या करते हो, एक्स वाई लिख के उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि वो सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड डिजीज है, वैसा हम वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर पे किसी तरह का इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आप वहाँ पर एक्स और वाई नहीं लिखना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एल्बिनिज्म पे, उनको बोलते हैं मदर को एल्बिनिज्म है, तो सीधा लिखते हैं एक्स और उस पर लिख देते हैं ए, ये सोच के कि वो एक्स डिजीज है। ऐसा नहीं करना है। ऑटोसोमल डिजीज जब भी आएगी एक्स और वाई भूल जाना है। एक्स और वाई नहीं होता ऑटोसोमल के अंदर, तो इनमें हम लोग केवल लेंगे ए, यानी कि ए फॉर ऑटोसोमल। इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑटोसोम्स में मेल और फीमेल सेम कैटेगरी मानी जाती है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, ऑटोसोम्स हमेशा सेम रहेंगे। देखो ऑटोसोमल अगर डोमिनेंट डिजीज है, तो डोमिनेंट डिजीज का मतलब हो गया कि उस डोमिनेंट डिजीज वाला जीन अगर प्रेजेंट है तो डिजीज होगा ही होगा। केवल एक ही कंडीशन में वो डिजीज नहीं होगा, कब, जब दोनों जो इसमें रेसेसिव क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। देखते हैं कैसे। हम लोग देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर मैं लिखूं कैपिटल ए यानी कि डोमिनेंट डिजीज है, यानी ये पर्सन कैसा होगा, डिजीज्ड, क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर है जो कि प्रेजेंट है दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, इसलिए ये होगा ही होगा। नेक्स्ट लेता हूं मैं जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए। बिकॉज डोमिनेंट डिजीज है, तो अगर सिंगल क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट है तो ये 100% डिजीज्ड होगा, इसमें संशय नहीं है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल कैरेक्टर्स का जब इनहेरिटेंस पढ़ते हैं हम लोग, तो डोमिनेंट जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में अवेलेबल होता है तो भी वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। और तीसरा कंडीशन है स्मॉल ए। इस स्मॉल ए में और जो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये पर्सन कैसा होगा, नॉर्मल। देखो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो कोई भी रेसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होता है, कोई भी रेसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होता है। एक हम बोलते हैं कि जब वो रेसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस है तब वो एक्सप्रेस होता है, तो ये तरीका सही है, मैं स्टेटमेंट गलत नहीं ठहरा रहा। अगर वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है रेसेसिव तो वो एक्सप्रेस होगा, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन क्या वो रेसेसिव इसलिए एक्सप्रेस हुआ क्योंकि वो होमोजाइगस में, नहीं, ऐसा नहीं है। उस कंडीशन में होमोजाइगस में वो इसलिए एक्सप्रेस हुआ क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, स्मॉल ए जो डिजीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट वो वहां पर नहीं है, इसलिए रेसेसिव एक्सप्रेस हो रहा है। तभी तो मैं कहता हूं डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेट करता है रेसेसिव को हमेशा, तो वो जब भी प्रेजेंट होगा वो डोमिनेट करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये डिफरेंस ऐसा क्यों है वो मैं आपको जब सेक्स क्रोमोसोम वाली स्टडी करेंगे वहां पे आपको दिखाऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया। जब भी ऑटोसोमल डिजीज की बात की जाएगी डोमिनेंट होगी तो आपको ये 3 जीनोटाइप बनाने हैं, और इन 3 जीनोटाइप का मतलब ये होगा। ऑटोसोमल रेसेसिव पे मैं जाऊंगा। कैपिटल ए डिजीज कैसा है, रेसेसिव। तो क्या यहाँ पर रेसेसिव कैरेक्टर है, कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये पर्सन कैसा होगा, नॉर्मल। नेक्स्ट चलता हूँ स्मॉल ए दोनों रेसेसिव यहाँ प्रेजेंट है। अब क्या यहाँ पर स्मॉल ए में डोमिनेंट कैरेक्टर है, नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये डिजीज एक्सप्रेस होगी और ये पर्सन कैसा होगा, डिजीज्ड। बात करता हूँ कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब कैपिटल ए और स्मॉल ए डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट बिकॉज डोमिनेंट प्रेजेंट है तो रेसेसिव को एक्सप्रेस करने नहीं देगा, तो यानी ऐसा पर्सन डिजीज्ड तो नहीं हो सकता, पर ऐसे पर्सन में जीन ज़रूर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर डिजीज़ का, इसलिए हम इस पर्सन को कहेंगे अ कैरियर पर्सन। कैरियर मतलब एक ऐसा पर्सन जो उस डिजीज़ को कैरी कर रहा है अपने अंदर, चाहे उसको डिजीज़ नहीं है पर वो उसको कैरी कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कैरियर फॉर डिजीज़, यानी डिजीज़ रखने वाला पर डिजीज़ उसको खुद को है नहीं। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लो, कभी भी जब डोमिनेंट डिजीज की बात करोगे तो वहां पर कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता। आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए जब मैंने लिखा तो बिकॉज ये कंडीशन डोमिनेंट है तो कैपिटल ए के आते ही एक्सप्रेस होगा, इसलिए इस पर्सन को हमने डिजीज बोला। लेकिन यहाँ पर बिकॉज ये रेसेसिव है तो डोमिनेंट इसको एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा, इसलिए मैं इसको डिजीज ना बोल के क्या बोल रहा हूँ, कैरियर। कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ मैं आपको जिससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं। नीट 2013 का एक क्वेश्चन था जिसमें उसने बोला था कि अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया के कैरियर से, देखो यहाँ पर
जब मैं कह रहा हूँ कि थैलेसेमिया के कैरियर्स है, तो इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि थैलेसेमिया माइनर, क्या लिख रहा हूँ, थैलेसेमिया माइनर, या फिर मैं बोल सकता हूँ थैलेसेमिया ट्रेट। इन तीनों का मतलब यही होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि पेशेंट थैलेसेमिया माइनर है, मतलब वो कैरियर होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी पर्सन को थैलेसेमिया ट्रेट है, मतलब कि वो कैरियर होगा। तो ये तीनों वर्ड्स एक है। तो सवाल ये है कि दोनों पेरेंट्स कैरियर है थैलेसीमिया के, तो इनके चाइल्ड में कितना चांसेस होगा कि उसको थैलेसीमिया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, थैलेसीमिया के कैरियर है। सबसे पहले मुझे ये दिमाग दौड़ाना है कि थैलेसीमिया किस टाइप की डिजीज है। तो मैं बता रहा हूँ ऑटोसोमल रेसेसिव कैरेक्टर होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। अब दोनों पेरेंट्स उसके कैरियर है। और पहली बात तो कैरियर वर्ड यूज़ कर लिया, मतलब कि रेसेसिव डिजीज ही हो सकता है। अगर डोमिनेंट डिजीज होती तो कैरियर वर्ड ही नहीं आता। तो ये ऑटोसोमल क्या हो गया, रेसेसिव। शुरुआत करता हूं मैं, कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले मैंने लिखा कि मदर एक कैरियर है, जैसा एक क्वेश्चन में दे रखा है। तो मदर कैरियर है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्या मैंने यहाँ पर XX लिखा, नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि थैलेसीमिया X लिंक्ड डिजीज नहीं है। अपने को यही ध्यान रखना है। जल्दबाजी में थैलेसीमिया देखते ही मैंने क्या लिख दिया XT, वो वहीं पर गलत हो जाएगा, रिजल्ट तुम्हारा गलत आएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैरियर है तो कैपिटल ए और स्मॉल ए। फादर को भी मैं कैरियर बता रहा हूँ तो कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब मैं अगर इन दोनों का क्रॉस करवाऊँ तो कुछ इस तरह से क्रॉस होगा। मदर दो तरह की गैमेट बना रही है, कैपिटल ए स्मॉल ए, और फादर भी दो तरह की गैमेट बना रहे हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। चेकर बोर्ड बना लेता हूँ फटाफट। एक तरफ लिखूंगा मदर के गैमेट्स, एक तरफ लिखे फादर के गैमेट्स। तो कैपिटल ए से बनेगा ये कैपिटल ए, फिर बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और लास्ट में बनेगा स्मॉल ए। अब ये पूछ रहा है कि क्या चांसेस है प्रेगनेंसी में कि चाइल्ड अफेक्ट होगा, अब मेरे पास यहाँ पर 4 चाइल्ड है या 4 ऑफस्प्रिंग्स है, और उनमें से अफेक्टेड कितने हैं, उनमें से अफेक्टेड है केवल एक। कौन सा वाला, ये स्मॉल ए और स्मॉल ए। क्यों, क्योंकि ये एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये तभी एक्सप्रेस होगा जब डोमिनेंट नहीं होगा। इसमें डोमिनेंट प्रेजेंट है, इसमें डोमिनेंट प्रेजेंट है, इसमें डोमिनेंट प्रेजेंट है, केवल एक में डोमिनेंट नहीं है। तो ये डिजीज्ड पर्सन है, इसको थैलेसीमिया होगा। और ये दोनों वापस क्या बन जाएंगे, कैरियर, और ये पर्सन रहेगा बिल्कुल नॉर्मल। देखो यहाँ पर देखना अच्छे से, वापस सुनना। इस पर्सन को यानी कैरियर कितने, 2, इन दोनों को मैं वापस बोलूँगा थैलेसीमिया माइनर, और जिसको डिजीज़ होगी यानी कि ये पर्सन, इसको मैं बोलूँगा थैलेसीमिया मेजर। तो वर्ड्स पे ध्यान देना है, टर्म्स पे ध्यान देना है कि क्या टर्म्स यूज़ की गई है, उसके हिसाब से हमें आंसर निकालना है। तो 4 बच्चों में से केवल एक बच्चे को डिजीज़ हुआ, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में से 25%। तो डी आंसर है 25%। बहुत आसान है, जस्ट पेशेंस रखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और फिर अपना आंसर दो। नेक्स्ट चलता हूं। इफ नॉर्मल वुमेन मैरीज एन एल्बिनो मैन, यानी एक नॉर्मल वुमेन है जिसने एक एल्बिनो मैन से शादी किया, तो सवाल ये है कि उनके ऑफस्प्रिंग्स हाफ एल्बिनो और हाफ नॉर्मल है, यानी हाफ ऑफस्प्रिंग्स को एल्बिनिज्म है और हाफ स्प्रिंग्स नॉर्मल है। एल्बिनो मतलब क्या हो गया, एल्बिनिज्म डिजीज की यहाँ पे बात की जा रही है, जो है एक ऑटोसोमल रेसेसिव कैरेक्टर रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो वुमेन है वो किस तरह का कैरेक्टर शो कर रही है। शुरुआत करता हूँ मैं, चलिए बात करता हूँ। देखो उसने सबसे पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि एल्बिनो मैन है, ऑटोसोमल रेसेसिव कैरेक्टर है, तो एल्बिनो मैन का मुझे जीनोटाइप पता चल गया, वो होगा स्मॉल ए। डाउट का है नॉर्मल वुमेन में। अब उसने बोला कि वुमेन नॉर्मल है। अब वुमेन नॉर्मल है तो ये कैरियर भी हो सकती है या फिर ये कंप्लीटली नॉर्मल भी हो सकती है। तो यानी कि मेरे पास 2 जीनोटाइप्स पॉसिबल है, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग्स हाफ एल्बिनो और हाफ नॉर्मल है। तो अब मुझे वुमेन का जीनोटाइप बताना है, यानी कि मुझे ये बताना है कि वुमेन का जीनोटाइप ये वाला है या फिर ये वाला है। तो क्यों ना मैं दोनों को क्रॉस करवा के देख लूँ एक बार। पहला क्रॉस करता हूँ मैं। एल्बिनो मैन का तो हमेशा एक ही रहेगा। नॉर्मल वुमेन में अपने पास में 2 जीनोटाइप है, फटाफट करके देख लेता हूँ। पहले मैं नॉर्मल वुमेन को कैपिटल ए कंसीडर करूँ तो मैन बना रहा है स्मॉल ए, एक ही गैमेट, और वुमेन भी बना रही है एक ही गैमेट कैपिटल ए। अब अगर ऐसा केस होगा तो एक ही टाइप का ऑफस्प्रिंग बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये हमेशा कैसा रहेगा, क्या इसको डिजीज होगी, ये डिजीज नहीं होगा। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, आप इसको कैरियर बोल सकते हो। अब ये लेकिन ये कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग्स में हाफ एल्बिनो है और हाफ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे कैसे हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स है, यानी कि ये वुमेन कैपिटल ए नहीं हो सकती। यानी अपना आंसर यहीं पे आ गया कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए है।
बट फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक अगर करूँ तो मैं क्रॉस करवा के देख लेता हूँ इनको। जब मैंने इनको क्रॉस करवा के देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए सारे के सारे हेटेरोजाइगस नॉर्मल है, जो कि अपने क्वेश्चन से मैच नहीं करता। अब मैं नेक्स्ट इन दोनों को क्रॉस करवा के देखूँ अगर मैं, तो मैन तो एक ही टाइप का गैमेट बना रहा है स्मॉल ए, लेकिन वुमेन 2 टाइप के बना रही है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। क्रॉस करके फटाफट चेकर बोर्ड बनाया मैंने, तो चेकर बोर्ड का मेरा रिजल्ट ये कह रहा है कि पहले केस में कुछ ऐसा आ रहा है कि हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वुड बी हैविंग डिजीज, और हाफ कैसी होगी, कैरियर, या फिर हाफ नॉर्मल, एक ही बात है, कैरियर नॉर्मल हो गया एक तरह से। तो मेरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि हाफ एल्बिनो है और हाफ नॉर्मल है, तो प्रूव कर दिया इसमें कि हमारी जो वुमन है उसका जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब मैं ऑप्शंस देखूं तो पहला कह रहा है होमोजाइगस नॉर्मल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। होमोजाइगस नॉर्मल मतलब कैपिटल ए, ऐसा नहीं है। हेट्रोजाइगस नॉर्मल, हाँ बिल्कुल हेट्रोजाइगस नॉर्मल है, कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और वुमन नॉर्मल है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है होमोजाइगस रिसेसिव, नहीं बिल्कुल गलत है, स्मॉल ए नहीं है। और चौथा कह रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये भी नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हेट्रोजाइगस नॉर्मल। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। एक नॉर्मल वुमेन है जिसका फादर एल्बिनो था, उसने शादी किया एक एल्बिनो मैन से। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें फिर आंसर पे जाएं, गलती नहीं करें। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप पेशेंस रखोगे तो आप बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, बाद में आंसर्स बहुत फटाफट आपको आने लगे। फिर वो ये पूछ रहा है कि इनके ऑफस्प्रिंग्स में कितने नॉर्मल और कितने एल्बिनो होने के चांसेस है। क्वेश्चंस देखें। अब मैन एंड वुमेन आर बोथ अफेक्टेड बाय विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। अब विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। कैसी डिजीज है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड बट सम मेल ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट, यानी कि सारी की सारी फीमेल ऑफस्प्रिंग्स को डिजीज हुआ लेकिन कुछ मेल ऑफस्प्रिंग्स को डिजीज नहीं हुआ। तो आपको बताना है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है, ठीक है। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन है, और वुमेन और मैन दोनों अफेक्टेड है, ठीक है। ले लेते हैं केस। फादर की बात करता हूं मैं। देखो अफेक्टेड है फादर, तो फादर का कंडीशन क्या हो सकता है, XRY। क्यों, फादर अफेक्टेड है, एक्स लिंक्ड है, तो एक्स क्रोमोसोम एक ही होगा फादर के पास में, अफेक्टेड है मतलब उसके ऊपर 100% होगा ही होगा। लेकिन मदर के केस की मैं बात करूँ तो मदर के केस में मुझे 2 जीनोटाइप मिल सकता है, एक में जिनमें दोनों जीन्स पे प्रेजेंट हो और एक जिसमें एक ही जीन पे प्रेजेंट हो। बिकॉज डोमिनेंट है तो दोनों में शो करेगा, लेकिन फादर में कैसा है, फादर में एक ही में होता है तो वो डायरेक्ट ऐसा आएगा। तो ये देखा हमने, ठीक है। दोनों केस लेके देख लेते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। पहले XR लेंगे मदर को, यानी कि दोनों जीन्स पे अपन इसको अवेलेबल कराएंगे। फादर को अगर मैं देखूँ तो फादर कैपिटल Y बनाएगा और बनाएगा XR, जबकि मदर एक ही तरह का गैमेट बनाएगी X और R। फटाफट चेकर बोर्ड बनाया और उसको मैंने अगर सॉल्व किया तो XR Y, यानी कि मुझे ऐसी कंडीशन मिलेगी कि पहले जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, जितनी भी फीमेल होगी वो सारी की सारी अफेक्ट होगी, और जितने भी मेल है वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे। यानी सारी फीमेल अफेक्टेड, सारी मेल अफेक्टेड। लेकिन मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं कहता, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि फीमेल सारी अफेक्टेड है लेकिन कुछ ही मेल अफेक्टेड है, मतलब पहला वाला क्रॉस पॉसिबल नहीं है। यानी कि मेरी जो मदर का जीनोटाइप है वो XR नहीं हो सकता, मतलब कि जो बच्चा केवल वही हो सकता है। लेकिन वापस से क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। वापस से जब मैंने क्रॉस चेक किया तो यहाँ पर मैंने देखा कि फादर 2 तरह के गैमेट बनाएगा XR और Y, और मदर भी 2 तरह के गैमेट बना रही है XR और X। फटाफट चेकर बोर्ड बनाया, सॉल्व किया तो मैंने देखा कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है हमारे सामने, यानी कि एक फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है सबसे पहले, यानी XR उसको डिजीज़ है, सेकंड वाली को डिजीज़ है, थर्ड वाली को डिजीज़ है, यानी सारी की सारी फीमेल को क्या हो रखा है, डिजीज़ हो रखा है। लेकिन मेल क्या है, मेल को डिजीज़ नहीं हो रखा। यानी मेल कैसा है, नॉर्मल है मेल। यानी कि ये जो सेकंड वाला जो क्रॉस है केवल वही पॉसिबल है, पहले वाला इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले वाले में सारे के सारे मेल को डिजीज़ हो रखी है, लेकिन सेकंड वाले में ऐसा नहीं है कि मेल कैसा है, नॉर्मल, और कुछ मेल को है डिजीज़, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारी फीमेल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। मेरे पास फीमेल ऑफस्प्रिंग कौन कौन सी है, ये फीमेल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड, ये फीमेल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड, और ये कह रहा है कि सम मेल ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट। कौन कौन से, ये वाली मेल ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड नहीं है लेकिन ये वाली मेल ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड है। यानी कि मेरे क्वेश्चन को बिल्कुल ये मैच कर रहा है। यानी कि मदर तो कैसी होगी, XR और X, और फादर कैसा होगा, XR और Y। पेशेंस रखना है और फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑल इंडिया प्री मेडिकल 2012 का क्वेश्चन लेते हैं। नॉर्मल विजन्ड मैन, यानी एक मैन जिसका विजन बराबर है लेकिन उसका फादर कलर ब्लाइंड था,
उसने शादी किया एक वुमेन से जिसका भी फादर कलर ब्लाइंड था, उनकी जो पहला ऑफस्प्रिंग था वो डॉटर थी, तो क्वेश्चन ये है कि कितना चांसेस है इस डॉटर को कलर ब्लाइंड होने का। शुरुआत करता हूँ मैं। नॉर्मल विजन्ड मैन, यानी विजन कैसा है बंदे का, नॉर्मल। फादर कैसा है, कलर ब्लाइंड, इस बात को मैं देखूंगा। हेरिडिटरी डिजीज़ है तो ट्रांसमिट तो आपको अपने फोर फादर से सही होता है, पर ये नॉर्मल विजन्ड मैन यानी कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है ये। और कलर ब्लाइंडनेस के अंदर अगर मैं देखूं तो उसने कह दिया मैन नॉर्मल है, तो मैन नॉर्मल है तो उसका जीनोटाइप एक ही हो सकता है, एक्स और वाई। उसका फादर चाहे कलर ब्लाइंड हो, उसका फादर चाहे कलर ब्लाइंड हो, लेकिन मैन नॉर्मल है तो एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, एक्स और वाई। अगर मैं एक्स सी वाई ले लूँगा तो वो तो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड, यानी कि फादर उसका अफेक्टेड है। इस बात से हमें यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा, जीनोटाइप मेरा कैपिटल एक्स और वाई आएगा। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखो, कलर ब्लाइंड फादर से उसके ऑफस्प्रिंग यानी जो उसका बेटा है उसको वो डिजीज़ नहीं हुई, क्रिस क्रॉस फॉलो हो रहा है। कलर ब्लाइंड फादर अपनी डॉटर को डिजीज़ देगा लेकिन अपने सन को डिजीज़ नहीं देता। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ उस फीमेल की, वुमेन की बात कर रहा है और उसने बोला कि उसका फादर भी कलर ब्लाइंड है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो होगा। यानी अगर फादर कलर ब्लाइंड था तो फादर का जीनोटाइप क्या हो सकता है, एक्स सी और वाई। अब ये कलर ब्लाइंड फादर के पास जो दो गैमीट्स हैं एक्स सी और वाई, ये अपने डॉटर को क्या ट्रांसमिट करेगा, एक्स सी। डॉटर को ये वाई तो ट्रांसमिट कर ही नहीं सकता, इसलिए हम कहते हैं कि सेक्स लिंक्ड के केसेस में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस चलता है, क्योंकि फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर में जाएगा, इसलिए वो डिजीज़ फादर से डॉटर में ही जा सकती है, फादर से सन में नहीं जा सकती। यानी अगर मैं वुमेन की बात करूँ यहाँ पर तो वुमेन के पास अभी भी दो जीनोटाइप होंगे। क्यों? क्योंकि हमें वुमेन की मदर के बारे में नहीं बताया गया, वुमेन की मदर के बारे में नहीं बताएगा। देखो फादर उसको एक्स सी देगा माना, यानी कि उसके पास में एक एक्स सी तो होगा ही होगा, लेकिन उसका जो दूसरा वाला एक्स है वो क्या होगा, नॉर्मल या एक्स सी। वो डिपेंड करता है उसकी मदर के पे, जिसकी हिस्ट्री हमें नहीं दी गई, जिसकी हिस्ट्री हमें नहीं दी गई, लेकिन मुझे कंसिडर तो करनी पड़ेगी। कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, दोनों क्रॉसेस करवा के देख लेते हैं। पहले क्रॉस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास फादर दो तरह का गैमेट दे रहा है एक्स और वाई, और मदर भी दो तरह के गैमेट दे रही है एक्स और एक्स सी। फटाफट चेकर बोर्ड बना लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर वाई इसलिए नहीं ले रहा चेकर बोर्ड में क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि उनका फर्स्ट चाइल्ड डॉटर है, तो डॉटर में वाई वैसे भी नहीं जाना, तो उसकी स्टडी करके मतलब नहीं है, तो केवल एक्स की स्टडी में अगर करूँ तो इस केस में देखो कि इस केस में जो डॉटर है 50% चांस है कि उस डॉटर को वो होगा या नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर देखना, कलर ब्लाइंडनेस ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, यानी इसके अंदर जो ये वाली डॉटर है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है और ये वाली डॉटर कैरियर है, यानी 50% डॉटर क्या होगी, कैरियर, और 50% डॉटर क्या होगी, नॉर्मल। ठीक है, सेकंड वाला क्रॉस में करवा के देख लेता हूँ। सेकंड वाले क्रॉस में देखो फादर तो गैमेट बनाएगा एक्स और वाई, और जो मदर से जो गैमेट आएगा वो आएगा एक्स और सी, यानी एक ही तरह का गैमेट आ रहा है। चेकर बोर्ड में अगर बना के देखूँ तो देखो मैं वाई को कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि वो सन की बात कर रहा है, और यहाँ पर एक्स सी मौजूद है, तो ये एक्स सी और ये एक्स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स सी, यानी कि उस डॉटर क्या होगी, कैरियर। अब इस कंडीशन में 100% डॉटर्स क्या है, कैरियर, लेकिन इस केस के अंदर 50% डॉटर्स क्या है, कैरियर्स। ध्यान से सुनना, यहाँ पे 50% डॉटर्स कैरियर है, यहाँ पर 100% डॉटर कैरियर है। मैंने दोनों कंडीशंस लेके देख ली। अब मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने चांसेस है कि उसका चाइल्ड यानी उसकी डॉटर कलर ब्लाइंड होगी, लेकिन मुझे दोनों ही केस में डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं दिख रही, दोनों ही केस में डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं दिख रही, तो मैं श्योरली किस पे टिक कर लूँगा, 0% वाले ऑप्शन पे, यानी आंसर क्या है, डी आंसर है मेरा। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है। प्रोबेबिलिटीज सारी लेके चलनी है, किसी भी प्रोबेबिलिटी को छोड़ना नहीं है। बिलीव मी, जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं उनके आंसर्स इसी तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं कि आप दोनों प्रोबेबिलिटीज़ लोगे तो भी आपका आंसर उस एक ऑप्शन में से मैच हो जाएगा। इसी तरह जेनेटिक्स चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है ये और भी बढ़िया घुमा दिया इन्होंने क्वेश्चन। एक मैन जिसका फादर कलर ब्लाइंड था, उसने एक औरत से शादी किया जिसकी मदर कलर ब्लाइंड है लेकिन फादर नॉर्मल है, यानी मुझे उसका पूरा एक जनरेशन और स्टडी करना पड़ जाएगा। अब वो ये पूछ रहा है कि कितने मेल चिल्ड्रन में कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, बारी बारी से शुरू कर देता हूँ मैं। अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड,
अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, यानी फादर क्या है उसका कलर ब्लाइंड, एक्स, सी और वाई। अब वो पूछ रहा है कि उसका मैन कैसा होगा। अब देखो मैन एक्स और वाई ही हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंड फादर का जो एक्स सी क्रोमोसोम है वो किस में जाएगा? फीमेल में। वो किस में जाएगा? फीमेल में। अब वो जो फादर है वो अपने मैन अपने सन को क्या देगा? केवल वाई क्रोमोसोम। तो यानी कि मैन क्या हो सकता है? केवल एक्स और वाई। नेक्स्ट वुमेन की बात करता हूँ। वुमेन की मदर कैसी है? कलर ब्लाइंड, यानी कलर ब्लाइंड है तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? एक्स सी, उसके अलावा कोई जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है। और फादर उसका नॉर्मल है तो उसका फादर का जीनोटाइप क्या हो सकता है? केवल एक्स और वाई। ठीक है, यहां पर देखना, अब मैं कलर ब्लाइंड मदर एक्स सी, नॉर्मल फादर एक्स वाई। अब फादर अपनी डॉटर को एक्स क्रोमोसोम देगा, वाई क्रोमोसोम देगा नहीं, यानी इसका एक्स और मदर का एक्स सी, यानी कि वुमेन का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? एक्स एक्स सी। इसके अलावा कोई और जीनोटाइप पॉसिबल है क्या वुमेन का? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फादर से मिला एक्स, मदर से मिला एक्स सी, तो बन गया एक्स एक्स सी, यानी वुमेन क्या हो गई? कैरियर, मैन क्या हो गया? नॉर्मल। क्रॉस करवा लो फटाफट। मैन दो तरह के गैमेट बनाएगा एक्स और वाई, और वुमेन दो तरह के गैमेट एक्स और एक्स सी। फटाफट मैंने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो मुझे ये रिजल्ट मिले। अब इन रिजल्ट्स में से मुझे ये देखना, आई होप आपको ये क्रॉस करवाना आता है, वो बिल्कुल आसान, जैसा आप नॉर्मल जेनेटिक्स में जब हम लोग पी प्लांट में करवाते थे कुछ इसी तरह का क्रॉस करवाना है। कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? एक्स एक्स। बस इसी तरह से क्रॉस करवाना है आपको। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको क्रॉसिंग आती है। यहाँ पे What percentage ऑफ मेल चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड, यानी मुझे देखना केवल मेल चिल्ड्रन को। मेरे पास दो मेल चाइल्ड है यहाँ पर, एक एक्स वाई और एक एक्स सी वाई, यानी 50% को कलर ब्लाइंडनेस होगा, 50% नॉर्मल होगा। मेरा क्वेश्चन है कि कितनों को कलर ब्लाइंडनेस होगा, तो अब मेरे को आंसर मिल गया 50%, यानी मेरा आंसर क्या हो गया? सी। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप PMT के कर लो, नीट के कर लो, या फिर आप कर लो एम्स के क्वेश्चंस, सारे इसी के बेस पे है। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रह के हल्का सा दिमाग यूज़ करके इन क्वेश्चंस को करना है। इन क्वेश्चंस को फटाफट करने का ट्राई किया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। जिस डिजीज़ की बात की जा रही है उस डिजीज़ को अच्छे से देखें, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, क्या है, फिर उस हिसाब से इसका आंसर दें। बस इसी तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है इनमें, सारे क्वेश्चन जितने भी आपके मॉड्यूल्स में या कहीं पे भी आपको मिले सॉल्व करते रहो। और कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में आकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।